हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है अमीर गरीब सहेलियों की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अंजलि और मीनाक्षी दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं और दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। अंजलि एक अमीर परिवार से थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता फल बेचने का काम किया करते थे। एक दिन मीनाक्षी अंजलि से कहती है, हेलो अंजलि, कैसी हो तुम? ओह हेलो मीनाक्षी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अच्छा ये बताओ, पिकनिक में कौन सी ड्रेस पहनने वाली हो? अगर मुझे तुम्हारा पता चल जाएगा तो मैं भी सेम कलर का ड्रेस ही खरीद लूंगी। बहुत मजा आएगा, सब लोग हमें ही देखेंगे। वो शायद मैं पिकनिक पर ना जा पाऊँ क्योंकि पिकनिक की फीस बहुत ज्यादा है और पापा के पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। पर तुम खूब एंजॉय करना, ठीक है? ओहो कम ऑन यार, तुम टेंशन फ्री रहो, मैं हूँ ना। मैं अपने डैडी से बोलकर तुम्हारी भी फीस भरवा दूंगी। सो जस्ट चिल यार। नहीं अंजलि, ये ठीक नहीं होगा। मैं अपने घर पर क्या बोलूँगी? अरे बोल देना कि प्रिंसिपल मैम ने तुम्हारी फीस माफ कर दी है। तुमने क्लास में टॉप किया था ना, इसलिए। अगर तुम नहीं गई फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी अंजलि को मना नहीं कर पाती है। अंजलि इसी तरह कई मौके पर मीनाक्षी की मदद किया करती थी। मीनाक्षी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो अंजलि को पढ़ाई में मदद करती थी। लेकिन उन दोनों की दोस्ती अंजलि की माँ अवंतिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन अंजलि की माँ कहती है, अंजलि, तुमने जो नए जूते लिए थे वो कहाँ पर हैं? मम्मी, वो जूते तो मैंने तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? इससे मैं सब कुछ समझ रही हूँ कि तुमने वो जूते मीनाक्षी को दे दिए हैं। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि उस लड़की ने अपना मतलब निकालने के लिए ही तुमसे दोस्ती की है, क्योंकि तुम अमीर हो और वो गरीब है। उसके पास अच्छी चीजें नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। उसके साथ रहोगी तो इससे तुम्हारा स्टेटस डाउन होगा बेटा। अंजलि अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही बहुत समय बीत गए और अब दोनों सहेलियाँ कॉलेज में भी एक साथ पढ़ने लगी। लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच बहुत कुछ बदल गया था। अंजलि की सोच अब अपनी माँ की तरह ही हो गई थी। अंजलि अभी भी मीनाक्षी को अपनी दोस्त मानती थी, लेकिन जाने अनजाने में अंजलि उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन मीनाक्षी अंजलि से कहती है, अरे वाह अंजलि, तुम्हारा बैग तो बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर तो होगा ही ना, इतना हाई प्राइस का जो है, सबसे बेस्ट ब्रांड का है ये। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें तो ब्रांड वगैरह के बारे में कहाँ से पता होगा। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी को अंजलि का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उधर दूसरी तरफ मीनाक्षी के मम्मी पापा को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। उन्होंने बहुत सोच समझकर मीनाक्षी की शादी अंगद के साथ तय कर दी। अंगद एक अच्छा लड़का था, लेकिन आर्थिक हालत उसकी भी कुछ अच्छी नहीं थी। जब ये बात अंजलि को पता चली तो वो मीनाक्षी के पास आई और बोली, अरे मीनाक्षी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली है? मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा मान ही नहीं रहे हैं। हाँ, कर लो शादी। वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ही पुरानी सोच के हैं, जो अभी से तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। मीनाक्षी को अंजलि की ये बात बहुत बुरी लगती है। मीनाक्षी सोच लेती है,
कि अब वो अंजलि से कभी दोबारा बात नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी की शादी अंगद से हो जाती है। अंगद बेशक ज्यादा नहीं कमाता था, लेकिन वो मीनाक्षी की सारी जरूरतों का ख्याल रखता था। ऐसे ही 4 साल बीत गए। एक दिन अचानक मीनाक्षी के पास अंजलि का फोन आया। हेलो मीनाक्षी, कैसी हो तुम? अरे अंजलि, आखिर इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आ ही गई ना। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि 2 दिन के बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। शादी में तो मैं तुम्हें बुला नहीं पाई, तो सोचा एनिवर्सरी में ही बुला लेती हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज दूंगी। नहीं, हम लोग आ जाएंगे, और वैसे भी तुमसे मिलने का बहुत मन है मेरा। फिर मीनाक्षी और अंगद अंजलि की एनिवर्सरी की पार्टी में चले जाती हैं। अंजलि एक बहुत ही बड़े बंगले में रहती थी। ये सब देखकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। अंजलि के घर पर पहले से ही उसके बहुत सारे दोस्त मौजूद थे। मीनाक्षी ने अंजलि को जैसे ही देखा तो तुरंत ही उसको गले से लगा लिया, लेकिन अंजलि ने उसे खुद से दूर कर दिया और गुस्से से बोली, क्या कर रही हो मीनाक्षी? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो जाएगी, और जब तुम आ ही गई थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। हाँ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सब एजुकेटेड हाई क्लास की होती है। भला इस बारे में तुम क्या जानो? थोड़ी ही देर बाद अंगद भी वहाँ पर आता है। अंजलि अंगद को देखती है और बिना कुछ बोले अपने दोस्तों के साथ बात करने चली जाती है। मीनाक्षी अपने मन में ही कहती है, अगर अंजलि को यही सब करना था तो मुझे पार्टी में बुलाया ही क्यों है? थोड़ी देर बाद अंजलि मीनाक्षी को एक कोने में बुलाती है और उससे कहती है, एक प्रॉब्लम हो गई है मीनाक्षी। मेरी मैट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसीलिए उसे जाना पड़ा। अब सारे मेहमान आ गए हैं, खाना पीना सब देखना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या करना है? अंजलि मीनाक्षी को किचन में लेकर जाती है और धीरे धीरे सारा काम उसी पर डाल देती है। अंगद को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। अंजलि ने अपने पति से मीनाक्षी को मिलवाया तक नहीं, और यहाँ तक कि उसने मीनाक्षी और अंगद से खाना खाने तक के लिए भी नहीं पूछा। ये सब देखकर आखिर में मीनाक्षी अंजलि से पूछ ही लेती है, अंजलि सच बताओ, तुमने इस पार्टी में मुझे किस हैसियत से बुलाया है? क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? दोस्त? ओह गॉड, इस दुनिया में जी रही हो मीनाक्षी? तुमसे दोस्ती करना बचपन की बात थी। वैसे बराबरी की तो तुम मेरी तब भी नहीं थी, लेकिन अब तो तुम मेरे बगल में भी खड़ी रहने के लायक नहीं हो। जरा अपने कपड़े और स्टेटस को देखो। मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे काम संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। सोचा इस बहाने तुम भी मुंबई का हाई क्लास स्टेटस देख लोगी, और तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैं तुम्हें तुम्हारे काम का अच्छा खासा पेमेंट कर दूंगी। अंजलि की ये बात सुनकर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अंगद मीनाक्षी की आंखों में आंसू देखकर उसे संभालता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अंगद ने बहुत मेहनत की और उसका प्रमोशन हो गया। उसकी कमाई अब पहले से 3 गुना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि के पति पर उसके ही कंपनी का एक एम्प्लॉई धोखाधड़ी और धांधली का आरोप लगा देता है। अंजलि और उसके पति की मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। कर्जा चुकाने के लिए उन्हें अपना बंगला बेचना पड़ता है। अंजलि को जिन पैसों पर इतना घमंड था, वही अब उसके पास नहीं थे। मीनाक्षी को अपनी एक पुरानी दोस्त से अंजलि के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अंजलि की इस हालत के बारे में जानकर मीनाक्षी अपने पति से बात करती है। अंगद, मैं जानती हूँ
कि अंजलि ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी मेरी दोस्त है। अगर आप ठीक समझे तो मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। अंगद अंजलि और उसके पति के बारे में पता लगाता है और अपने एक दोस्त की मदद से उसकी हेल्प करता है। अंगद का दोस्त अंजलि और उसके पति को रहने के लिए घर देता है और उसके पति को एक नौकरी भी दे देता है। कुछ दिनों बाद अंजलि को जब सच्चाई का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। अंजलि तुरंत ही मीनाक्षी से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाती है और रोते हुए कहती है, मीनाक्षी, पैसों के नशे में चूर होकर मैंने तुम्हें ना जाने कितना कुछ कहा है। तूने प्रूफ कर दिया कि तुम हमेशा से सही थी और मैं गलत। मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं अंजलि, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बस इतना ही बहुत है। तुम बचपन में भी बहुत अच्छी थी, बस बीच में ही थोड़े टाइम के लिए भटक गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। इतना कहकर मीनाक्षी अंजलि को गले से लगा लेती है। उसके बाद दोनों फिर से बचपन की तरह बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। अशोकपुर नाम के एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम कंगना था। कंगना एक अनाथ और बेसहारा लड़की थी। 2 साल पहले उसके माँ बाबूजी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कंगना का उसके माँ बाबूजी के अलावा और कोई भी नहीं था। कंगना अपने माँ बाबूजी की मृत्यु के बाद अकेली पड़ गई थी। कंगना बहुत सुंदर थी और बहुत मेहनती लड़की थी। वो अपना जीवन यापन करने के लिए खुद ही सिलाई का काम करती है और वो काफी अच्छी सिलाई करती थी। और उसकी 2 बहुत ही अच्छी सहेलियां थी, सोनाली और नीलम। ये ले कंगना, बता कैसा है ये सूट? वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत जमेगा तुम पर। हाँ, पर ये मेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए है। पर हमारे लिए क्यों? वो इसलिए मैडम, क्योंकि हमारी नीलम को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं और ये चाहती है कि तू और मैं भी वहाँ पर मौजूद रहें। अब दुल्हन की सहेली भी तो अच्छी दिखनी चाहिए ना, नहीं तो क्या कहेंगे इसके ससुराल वाले कि कैसे दोस्त हैं। और तेरे पास इतना समय भी तो नहीं है कि तू हमारे साथ शॉपिंग पर चल सके, तो हमने खुद ही तेरे लिए सूट ले लिया। बता ना कैसा है? हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। चल ठीक है, अब अपना ये रोना धोना बंद कर और ये सूट पहन लेना कल, और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेना। चल कल मिलते हैं, बाय। ऐसा कहकर नीलम और सोनाली वहाँ से चली जाती हैं। नीलम सोनाली और कंगना को फोन करती है और उसे घर जल्दी आने के लिए कहती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। लड़के के परिवार में उसकी माता, बहन और उसका दोस्त आया हुआ था। वो सब गाड़ी से उतरकर घर में जाने लगते हैं कि तभी रोहन की नजर सामने से आ रही कंगना पर जाती है। वो पीली सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी, किसी परी के जैसी। जैसे ही रोहन उसे एकटक देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। क्या हुआ? कहाँ गुम हो गए? नितिन अपनी नजर रोहन की नजर के पीछे करता है तो उसे पता चलता है कि वो कंगना को देख रहा था। ओहो, अब समझ में आया क्या देख रहा है। कुछ भी तो नहीं, चल अंदर चले। इसके बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं। नीलम की माँ नीलम को बुलाती है। कंगना और सोनाली नीलम को बाहर लाते हैं। नीलम को देखकर नितिन बहुत खुश हो जाता है और रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है। नितिन देखता है कि रोहन कंगना को देखे जा रहा है
तो वो रोहन के मन की बात भी बोल देता है। मुझे तो नीलम बहुत पसंद है, पर आंटी जी हमें अपने दोस्त रोहन के लिए भी आपसे कुछ चाहिए। आप ना कहे तो कह दूं? हाँ बोलो बेटा, ये तुम्हारा भी उतना ही घर है जितना कि नीलम का। दरअसल मेरे दोस्त रोहन को आपकी बेटी की सहेली कंगना बहुत पसंद है। अगर आप कंगना के माँ बाप से रोहन के रिश्ते की बात चलाए तो। बेटा कंगना? ऐसा क्या बोल दिया आंटी जी, जो आप इतना हैरान हैं? वो बेटा कंगना का कोई भी परिवार वाला नहीं है। ये बेचारी अनाथ है। इसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से बेचारी अकेली है, पर बहुत ही गुणी है हमारी कंगना। कंगना भी ये सब अचानक से सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उसे इसकी कतई उम्मीद नहीं थी, पर कहते हैं ना, जोड़ी तो आसमान से बनकर आती है। वही हुआ आज। अचानक से रिश्ता तो आया नीलम के लिए था, पर भगवान का लिखा कौन टाल सकता है। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि रोहन भी अनाथ है। उसका भी हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर मेरे लिए नितिन और रोहन में कोई अंतर नहीं है। जितना मेरे लिए नितिन है, उतना ही मेरे लिए रोहन है। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि दोनों सहेलियां एक ही परिवार में मिल जाएं। पर बहन, हम कंगना से पूछे बगैर हाँ नहीं कर सकते। इसकी टेंशन आप मत लो आंटी, इसको तो हम मना लेंगे। नीलम और सोनाली कंगना को एक कमरे में ले जाते हैं और उसे रोहन से शादी के लिए कन्विंस कर लेते हैं और कंगना उनकी बात मान जाती है। इसके बाद सोनाली बाहर आकर ये अनाउंसमेंट कर देती है, मुबारक हो, कंगना को भी शादी मंजूर है। बोले तो मजा आ जाएगा। इसके बाद रोहन कंगना से मिलता है और नितिन नीलम से। मिलने के बाद नितिन के परिवार वाले घर चले जाते हैं। मैं खुद को कितना बदनसीब समझती थी कि भगवान ने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले और इतनी प्यारी माँ जो मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा चाहती है। इस अनाथ को आपने नहीं बेटा, ये शब्द फिर से तू मुँह से मत निकालना। फिर मत कहना कि तू अनाथ है। हम हैं ना तेरे साथ। एक माँ के होते हुए कोई कैसे अनाथ हो सकता है। ये सब सुनकर सोनाली और नीलम की आंखें भर आती हैं। रीमा सुमन को फोन करती है और बताती है कि शादी की तारीख तय हो गई है और वो ये चाहती है कि नितिन और रोहन की शादी दोनों एक ही दिन हो और किसी चीज की कोई कमी ना हो। बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तेरी शादी की तारीख तय हो गई है और तेरी और कंगना की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में होगी। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। मैं जाकर ये खुशखबरी सोनाली को और कंगना को सुनाती हूँ। नीलम दौड़ते हुए कंगना की दुकान पर जाती है। आराम से नीलम, तुझे चोट लग जाएगी। आखिर वो दिन आ ही गया। कौन सा दिन? अब हम तो हुए परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। बहुत बेसुरा गाती है तू। अपना फटा हुआ ढोल बंद कर और काम की बात बता। अच्छा जी, तो सुन कि कंगना और मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। आज से ठीक 10 दिन के बाद हम तो तुझे छोड़कर अपने पिया के घर चले जाएंगे। ये सब सुनकर कंगना रोने लग जाती है। तब सोनाली उसे शांत कराती है। आज माँ और बाबूजी होते तो कितना खुश होते। वो जहाँ भी हैं, वो वहाँ से सब देख रहे हैं और वो भी खुश होंगे कि उनकी बेटी को कितना अच्छा हमसफर मिला है। कंगना अपने आंसू पोंछती है
चलो ठीक है, हमको कुछ शॉपिंग भी करनी है और कैटरीना वाला लहंगा भी तो लेना है हमें, और हमें भी तो। और तू क्या लेगी कंगना? मेरे पास मेरी माँ की शादी का लहंगा है, मेरा बहुत मन है कि मैं वही पहनूं। उसको पहनने से मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी माँ मेरे साथ है। नीलम का घर फूलों से सजा हुआ होता है, हर तरफ फूल लगे हुए थे, लड़ियाँ भी चमक रही थी और मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं। कंगना और नीलम दोनों तैयार हो जाते हैं। वो दोनों बेसब्री से बारात का इंतजार कर रही थी। बारात भी आ जाती है। पंडित जी ने दुल्हनों को नीचे बुलाने के लिए कहा। सोनाली दोनों को नीचे ले आती है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। शादी में कन्यादान के लिए पंडित जी पहले नीलम के पिता को पुकारते हैं। नीलम के पिताजी नीलम का कन्यादान कर देते हैं, जिसके बाद पंडित जी कंगना के पिताजी को बुलाते हैं, पर कोई वहाँ पर नहीं आता। वो उसे दूसरी बार बुलाते हैं। कहाँ हैं इनके पिताजी? वो आगे क्यों नहीं आ रहे? पंडित जी, हमारे पिताजी नहीं है, हम अनाथ हैं। इतने में नीलम के पिताजी आगे आ जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मेरे लिए तुम में और नीलम में कोई फर्क नहीं है। जैसे नीलम मेरी बेटी है, वैसे तुम भी हो। लोगों को तो एक भी कन्यादान नसीब नहीं होता, और देखो मैं कितना नसीब वाला हूँ। मुझे दो बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या मैं आपको पिताजी बुला सकती हूँ? हाँ बेटा। आपने मुझ अनाथ को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। आपने मुझ जैसी कन्या का विवाह करवाया और कन्यादान भी किया। सच में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ, जो मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं। इसके बाद कंगना और नीलम की शादी संपन्न हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने ससुराल में चली जाती हैं और उन दोनों को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। और कंगना अब अनाथ नहीं है, रोहन के माँ बाप भी उसके माँ बाप हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को